चैनल पर। मेरा नाम है साक्षी शर्मा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये स्टार्ट होता है 1707 से। अब 1707 ही क्यों? क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई वो तो 1498 से ही आना शुरू हो गई। तो 1707 में ऐसा हुआ क्या था? 1707 में निधन होता है औरंगजेब का। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके साथ ही जो पूरा मुगल एम्पायर था वो बिखर के रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी शासक आए हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमजोर शासक है, जिस कारण से कि वह एक कठपुतली शासक के रूप में थे। उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई किंग मेकर रहे थे। तो जिस कारण जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो उत्तर और दक्षिण भारत तक मुगल वंश फैला हुआ था उस पे से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। और जैसे ही नियंत्रण कमजोर होगा तो आसपास के जो रीजनल पावर्स हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे ही उदय होता है धीरे धीरे बंगाल का, मराठा साम्राज्य का, ऊपर सिख साम्राज्य का। उत्तर भारत में जब हम जाते हैं तो ऐसे ही कई सारे और छोटे छोटे राजवंशों का भी उदय होता है। इसी के साथ इन सब में अहम भूमिका निभाती हैं यूरोपीय कंपनियां। यूरोपीय कंपनियों का मतलब है ऐसी कंपनियां जो यूरोप से आए। ठीक है, यूरोप से आए तो क्या इससे पहले कोई यूरोप से भारत में व्यापार नहीं होता था क्या? होता था, लेकिन वो होता था स्थल मार्ग से। भारत से स्थल मार्ग के थ्रू ये व्यापार होता था। लेकिन अब क्या हो गया था कि जो स्थल मार्ग है वो इन व्यापारियों के लिए बंद हो गया था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम कारणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कि जैसे ही स्थल मार्ग बंद होता है, किसके लिए? यूरोपीय व्यापारियों के लिए। कहां तक का? भारत तक का। लेकिन भारत में ऐसा क्या था कि इन लोगों को भारत ही आना था व्यापार करने के लिए? तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले कारण में हम देखते हैं कारण में जो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल पर किसका साम्राज्य स्थापित हो गया था? ये यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम था? उस्मानिया सल्तनत। जिसे वहां की लोकल लैंग्वेज है ना, जो तुर्की है जिसे आज कहते हैं वर्तमान में, वहां की लोकल लैंग्वेज में ऑटोमन कहा जाता था। तो इसी से प्रारंभ होता है उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य का। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आप टर्की देख रहे होंगे, टर्की या तुर्की अब जो उसका नाम हो चुका है वर्तमान में, तो क्या था यहीं पर उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। कब? 1453 में। जैसे ही ये कब्जा होता है तो क्या होता है इसके साथ ही कि जो भारत से व्यापार हो रहा था यूरोपीय देशों का भारत से, कैसे? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से भी यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, ये है एशिया और ये है एशिया और ये है यूरोप। तो एशिया और यूरोप को जब यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो मार्ग है, यहाँ से भी तो आया जा सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर यूराल पर्वत स्थित है। यहीं पर पास में आप देखेंगे कैस्पियन सागर भी या कैस्पियन झील भी यहीं पर स्थित है। और इसी के साथ में यहाँ पर भी काकेशस माउंटेन्स है। तो इस कारण से ये पूरा रास्ता बंद है एक तरीके से। तो जाने का कौन सा मार्ग है? या तो आप यहाँ पर आ जाएं। ये क्या है? ये एक ऐसी जगह है जो एशिया और यूरोप को जोड़ती है। इस जगह का ही नाम था कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस पर किसका साम्राज्य स्थापित हो गया था? उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य का। कब? 1453 में। जब ये साम्राज्य स्थापित होता है तो तुर्की वाले क्यों यूरोपियंस को भारत से व्यापार करने देंगे जिसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है? वो तो प्रॉफिट खुद कमाना चाहेंगे ना। तो इस वजह से उन्होंने ये रास्ता किसके लिए? यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया। अब यूरोपियंस में जैसे ही ये रास्ता बंद होता है तो ये एक होड़ सी मच जाती है कि सबसे पहले कौन सा देश भारत तक का मार्ग खोजता है। और कैसा मार्ग? समुद्री मार्ग। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन से होते हुए दक्षिण अफ्रीका पार करते हुए ये भारत आए।
हिंद महासागर होते हुए। तो जब ये भारत आ रहे हैं तो एक पूरा रूट लेके आ रहे हैं, है ना। तो अगर इस रूट से आ रहे हैं तो इस रूट से आने के क्या कारण थे, इतना इन्होंने संघर्ष क्यों किया, है ना। तो पहला कारण तो दिखता है कि उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया था, किस पे, तुर्की पे। इसी के साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो था काली मिर्च का व्यापार या मसालों का व्यापार। तो स्पेशली काली मिर्च ही क्यों मेंशन किया गया, तो देखिए काली मिर्च जो होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। यूरोपियन जो देश है, यूरोप जो देश है वहां पे क्या खाया जाता है, जनरली नॉनवेज खाया जाता है। तो ये क्या करते थे, काली मिर्ची का पेस्ट बना के उस नॉनवेज के ऊपर लेप करके रख देते थे, जिस कारण से वो उसकी ना सेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। जैसे ही उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती थी तो ये क्या है, उनके लिए खाने के योग्य बना रहता था यूरोपियों के लिए। साथ में यूरोपीय जिस भाग में है ना, वो यहाँ पे वर्ष भर ज्यादातर समय ठंड पड़ती, और अगर ठंड पड़ रही है किसी देश में तो वहां मसाले नहीं हो सकते पॉसिबल। यहाँ बर्फ गिरती है साल के अधिकतर समय, तो यहाँ पे क्या है, मसाले नहीं होते। तो इनको मसाले तो किसी दूसरे देश से ही लेने पड़ेंगे ना, और वह दूसरा देश कौन सा है, भारत। भारत के साथ में इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही भारत का जो केरल है, केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया में मसालों की प्रभुत्व मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में होने के कारण ये लोग कहाँ पर आना चाहते थे, भारत आना चाहते थे। तो दूसरा कारण क्लियर हो गया। इसके बाद में जो तीसरा कारण था वो था यूरोप में पुनर्जागरण। अब ये पुनर्जागरण क्या होता है, क्या यूरोपियन से पहले सो रहे थे क्या, नहीं। सोना के सिर्फ आंखों से सोना नहीं होता, बुद्धि से भी कुछ लोग सोते हैं, है ना। तो यूरोप में भी कुछ ऐसा ही था। यूरोप में दो जो ईसाई मत है उसमें दो मत होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक होते हैं उनका मानना है कि जो हमारे विचार हैं, जो बाइबल में लिखे हैं हमारे धर्म के, इसके अलावा जो हमारे प्रॉफिट आए थे उन्होंने जो कुछ बोला है, जैसे जिन्हें ईसा मसीह कहा जाता है, उन्होंने बोला है। इसके अलावा भी ये किसके विचारों को मानते थे, ये मानते थे पोप के विचारों को। अब ये पोप कौन होता है, जो चर्च में फादर, आपने देखा होगा फादर होते हैं, या जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, तो वैसे ही चर्चों में फादर या पोप होते थे। तो अगर उन्होंने भी कुछ कहा है तो उसको भी फॉलो कौन करते थे, कैथोलिक। कैथोलिक किसकी एक शाखा है, ईसाई की। और ईसाई की ही एक और शाखा थी प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट का ये मानना था कि देखो बाइबल में जो लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे ईसा मसीह ने जो कहा है हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो चर्च में बैठे हुए पोप अपने अपने नए नए ऑर्डर देते रहते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये किसने कहा, प्रोटेस्टेंट ने कहा। तो जैसे ही ये विचारधारा फैलने लगी ना प्रोटेस्टेंट की, तो क्या हुआ, जो बाइबल अभी तक केवल लैटिन लैंग्वेज में थी, जैसे संस्कृत की ही तरह एक वहां की एक लैंग्वेज होती है लैटिन, ठीक है, तो उसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या होने लगा कि जो बाइबल थी उसको रीजनल लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाने लगा। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होने लगी तो आम लोगों तक पहुंची। इसके साथ ही लोगों में क्या हुआ, जो दूसरे देशों में कुछ अच्छा साहित्य है उसको भी ट्रांसलेट करने लगे वो लोग। जैसे ये ट्रांसलेट करने लगे तो जो भारत है, चीन है, अरब देश है, वहां पे जो जो खोजें हुई उनके बारे में भी किसको पता चलने लगा, यूरोपियंस को। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि उन्हें हेल्प मिली भारत की खोज करने में, है ना। तो इसके साथ ही जो पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ ही एक और कारण है, जब ये खोज कर रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे नए नए साहित्य को, इसी दौरान इन्हें एक यंत्र मिलता है। यंत्र का नाम था कुतुबनुमा। जब यह यंत्र मिला इनको तो इसके बाद क्या होता है, ये यंत्र क्या करता था, जैसे आज कंपास होता है ना नेविगेशन के लिए, तो वैसे ही नेविगेशन के लिए ये एक यंत्र था जिसका नाम था कुतुबनुमा। अब जो कुतुबनुमा था उससे क्या होता था, शिप्स में डायरेक्शंस बताता था वो,
है ना। तो जिससे क्या है, दूर दूर तक की यात्राएं पॉसिबल हुई। आज हम जैसे रोड पे चल रहे हैं, हमें डायरेक्शंस पता है, यहाँ से जाएंगे यहाँ से जाएंगे, लेकिन समुद्र में तो ऐसा कुछ नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है। तो इसको मतलब रास्ता ढूंढना वहां पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिस कारण से इस यंत्र का यूज बढ़ा। इस यंत्र की जो खोज हुई थी वो हुई थी चीन में। चीन से ये पहुंचा अरबियों के पास, और अरबियों से ये पहुंचा यूरोप वासियों के पास। ऐसे जाके ये यूरोप पहुंचता है, और यूरोप में फिर नई नई साहसिक यात्राएं शुरू होती है, बहुत दूर दूर तक यात्राएं करने लगे। तो इसी के साथ शुरू होती है भारत की खोज। इसके साथ ही एक और कारण भी है कि यूरोपीय भारत आए या किसी भी देश की उन्होंने खोज की। इसका कारण था पांचवा, ईसाई मिशनरियां। अब ये ईसाई मिशनरियां क्या था, देखिए, हर धर्म के कुछ प्रचारक होते हैं जो अपनी जो उनके धर्म की बातें होती हैं, जो उनके थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उनको पहुंचाते हैं दूसरे देशों तक, ठीक है, सॉरी, दूसरे लोगों तक। तो ईसाई मिशनरियां यही काम करती थी, वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाती थी और उनका धर्म परिवर्तन कराती थी, ठीक है। अब वो धर्म परिवर्तन कैसे भी हो सकता है, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो सकता है ना। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराने के लिए भी इनको मोटिवेशन मिला कि हमें अपना धर्म को दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये भी भारत की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना कि यूरोपियों ने भारत की खोज की। भारत के साथ साथ और भी जो अमेरिका की खोज हुई, साथ ही इंडोनेशिया के मार्ग की खोज हुई। यहाँ पे मार्गों की खोज हो रही है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि इससे पहले भारत था ही नहीं, ऐसा क्या, नहीं, भारत था, व्यापार भी होता था, लेकिन वो मार्ग नहीं पता था जहां से समुद्र के थ्रू ये लोग व्यापार कर सके। तो दोनों ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, आई होप। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बात बताएं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आपको वहां भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी अपना एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, अगर आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।